दोस्त शुभम गिरी आज आपके सामने फिर से एक इतिहास की वीडियो लेकर के आया हूं। और आप इस वीडियो को अगर पूरा अंत तक देखते हैं तो आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके मद्देनज़र मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। चाहे आप आने वाले एग्जाम्स जो हमारे आने वाले हैं, राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी जो हमारा दोबारा एग्जाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की डेट भी आ चुकी है, फॉर्म भी चल रहा है, तो उन परीक्षाओं के दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और आगे चलिए अब हम बात करते हैं। एक सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि किसी वृक्ष की जो उम्र है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो किसी वृक्ष की जो उम्र ज्ञात की जाती है वो उस वृक्ष के वलयों की संख्या को ज्ञात करके की जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है कि बच्चे इसमें गलत कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके सामने सवाल आया कि वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है तो उसके वलयों की संख्या को ज्ञात करके। एक सवाल और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख कौन था। यानी कि अभिलेख तो बहुत सारे लिखे गए, कई भाषाओं में लिखे गए, लेकिन अगर संस्कृत भाषा में अगर कोई पहला अभिलेख लिखा गया था तो वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो कौन सा था मेरे दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा सवाल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्वयंवर प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में। तो स्वयंवर प्रथा का प्रथम उल्लेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी दोनों ही जो सवालों का जवाब एक ही होगा, चाहे पूछे संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख या स्वयंवर प्रथा का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कालिदास का उल्लेख। हम सभी लोग महर्षि कालिदास का नाम सुनते हैं जो संस्कृत भाषा के महान कवि थे और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है और इनका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इसके बाद एक सवाल, और ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आया है कि मैं क्या बताऊं, कि सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख कब मिलता है। तो पहले समझ लीजिए सती प्रथा होती क्या है। देखिए सती प्रथा वो प्रथा होती थी कि जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके बाद उस महिला को जबरदस्ती सती होना पड़ता था, उसके पति की अग्नि के साथ उसको जला दिया जाता था। तो ऐसे होती थी सती प्रथा। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। तो अगर आज सवाल पूछ ले कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। अगला सवाल जो हम बात करने जा रहे हैं, पहला हमने बात कर ली वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है उसके वलयों की संख्या गिन करके। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम उल्लेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्वयंवर प्रथा का उल्लेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कालिदास का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में है, सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। और जो छठा हमारा सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। जी हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कहाँ हुई थी तो आप सीधा लगाएंगे कलकत्ता। देखिए समझने वाली बात है कि अंग्रेजों ने जो हमारे भारत में शासन सत्ता स्थापित की वो बंगाल में स्थापित की। इसीलिए जो उन्होंने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट वाला कार्य किया वो सारा का सारा बंगाल के हित में किया। और ये एक म्यूजियम भी है। अगर ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है सवाल कि पहला भारत का म्यूजियम कौन सा था, तो भी आप आंसर यही टिक करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पड़ता है आप सभी लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में। और इसका स्थापना कर्ता भी कई बार पूछा गया है
कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस अंग्रेज ने की थी, तो उस अंग्रेज का नाम है विलियम जोन्स। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी बड़ा ही ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं मित्रों? हेरोडोटस को कहते हैं। और ये कहाँ का निवासी था? ये यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। और इसकी जो प्रसिद्ध कृति का नाम है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका को इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक भी माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस की किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिका। फिर आप मन में सोच रहे होंगे ये हरिदत्त क्या है। देखिए जो विदेशी नाम होते हैं वो जब भारतीय भाषा में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे कुछ जो बोलचाल वाली चीजें होती हैं, हिंदी से संबंधित चीजें होती हैं, वैसी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एंड्रोकोटस जो हमारे राजा हैं भारतीय, वो उनको अन्य भाषाओं में अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से हेरोडोटस को जब संस्कृत भाषा में लिखा गया तो उसको क्या कहा गया? हरिदत्त। तो एक बार पूछ भी गया था कि हरिदत्त कौन था, तो ये हरिदत्त वही हेरोडोटस ही है जो भारतीय भाषा में कन्वर्ट होकर के यानी संस्कृत भाषा में इसका नाम हरिदत्त था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक सवाल कैलेंडर से आ गया था और कई सारे दोस्तों ने गलत कर दिया था कि पूरे विश्व में किस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है, यानी पूरे विश्व में ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिसको सबसे ज्यादा मान्यता है, तो वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये एक ऐसा कैलेंडर है जिसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है और इसी से सारी चीजें निर्धारित की जाती है। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब यही होता है कि पूरे विश्व के ज्यादातर देशों ने इसको मान्यता दे रखी है। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत के नाम के संदर्भ में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो चलिए अब भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है, इसकी थोड़ी सी चर्चा अब हम आगे करते हैं। तो पहला नाम आता है इंडिया। इंडिया, तो इंडिया जो शब्द बना है वो इंडस से बना है। इंडिया शब्द बना है इंडस से बना है और इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। इंडस का मतलब है सिंधु। सिंधु आप जैसा कि जानते हैं कि ये तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए पाकिस्तान के रास्ते होते हुए और ये आगे चल करके अरब सागर में अपने जल का त्याग करती है। उसी सिंधु नदी के नाम पे ही ये आपका इंडस है और इसको इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। कई बार पूछा कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया, तो भारत को इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो भारत के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था यूनानियों किया था और इंडिया नाम इंडस से निकला है। इंडस का अर्थ है सिंधु नदी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में अपने सवाल को पूछ सकते हैं और मैं अगली वीडियो में आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ भारतवर्ष। अभी भी बहुत सारे लोग भारत को भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो एक बार सवाल पूछा गया था भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख पहली बार मिला हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर आपसे पूछ ले कि भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और अगर थोड़ा सा साहित्य में हम आ जाएं तो आपने महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा। महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा क्योंकि ये व्याकरण के बहुत ही प्रकांड पंडित व्यक्ति थे और इनके फेमस रचना अष्टाध्यायी। इतनी बार ये दोनों सवाल पूछे गए एग्जाम में कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम या अष्टाध्यायी नाम की रचना किसने की थी, तो पाणिनि ने की थी। और भारतवर्ष का नाम का उल्लेख भी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है और भारतवर्ष नाम का अगर अभिलेख में बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसके नाम का वर्णन मिलता है। और एक और काफी चीजें हैं
कि ऋग्वैदिक काल में जन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। यानी ऋग्वैदिक काल के एक राजा हुआ करते थे जन भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यानी कि जितने प्रकार के हम स्रोतों को देखेंगे हमें उतने प्रकार से पता चलेगा कि भारत का नाम भारत आखिर क्यों पड़ा। तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जन भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, ऐसे भी हमको कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में पूछा गया था कि उत्तरी भारत को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहते थे। आर्यंस, आर्य लोग निवास करते थे, उसी के नाम पर पड़ा। इसका नाम क्या? आर्यावर्त। आर्य नाम आप आगे भी सुनेंगे, सिंधु घाटी में सभ्यता में भी आप आर्य शब्द आएगा, वहां भी इसके विषय में आप जानेंगे। और दक्षिणी भारत को क्या बोलते हैं? दक्षिणा पथ, यानी कि दक्षिण के रास्ते जो पथ रास्ता जाता है उसको बोलते हैं दक्षिणा पथ। तो मेरे ख्याल से दोनों ही सवाल आपको तैयार हो गए होंगे कि वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, बहुत सारी आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो कथाओं का भी एक इतिहास रहा है। हम अपनी नानी से, दादी से और अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, अपने गांव के इतिहास के विषय में जानते हैं, अपने देश के इतिहास के विषय में जानते हैं। तो वही कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, एक महान राजा थे, उनके नाम पर जो भारत का नाम है वो भारत पड़ा। भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आपसे पूछ ले कि भरत किसके नाम पर पड़ा, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इनका नाम पड़ा। इसके बाद अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें, बौद्ध ग्रंथों में बात करें, तो भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग माना जाता था। एक बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि कौन से स्रोतों में भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग कहा गया है। तो बौद्ध ग्रंथों में, यानी कि अगर हम बौद्ध साहित्य को देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत जम्बू द्वीप का एक भाग था। आगे बढ़ते हैं और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदुस्तान अथवा हिंद शब्द भारत के लिए किसने प्रयोग किया। तो भारत को जो हिंदुस्तान नाम दिया वो मध्यकालीन इतिहासकारों ने दिया। मध्यकालीन इतिहासकारों के साथ समस्या ये थी कि ये लोग ऐसी जलवायु, ऐसे भौगोलिक परिदृश्य से आते थे कि जब ये कहीं सिंधु, यानी ये वही सिंधु नदी है, जब इसको ये बोलते थे तो इनके मुंह से निकलता था हिंदू। यानी कि सिंधु शब्द जब बोलते थे तो मुंह से हिंदू निकलता था, और इसे हिंदू के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और मुख्य रूप से जो इसको हिंदुस्तान रखने का जो क्रेडिट दिया जाता है इतिहासकारों में, वो ईरानियों को दिया जाता है। तो अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछ ले कि भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वो मध्यकालीन इतिहासकारों और मुख्य रूप से उसने ईरानियों ने किया। और अब हम बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे हैं और हम अंतिम पॉइंट की बात कर लेते हैं, और ये है हमारा संविधान से। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत के लिए 2 शब्दों पे प्रयोग किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत, और कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने बात को कह सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को, जो भी वीडियो मेरी है उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और पूरा सपोर्ट देते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही अन्य वीडियोस लाता रहूँगा, और कल हम फिर से बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले सब्जेक्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।